हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 2023 एथिक्स यूपीएससी मेंस पेपर केस स्टडी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एट 9 पीएम मतलब रात के 9 बजे हुए हैं। ऑन सैटरडे इवनिंग रशिका, अ जॉइंट सेक्रेटरी, जो काफी हाई लेवल पोस्ट है, was still engrossed in her work in her office. Her husband Vikram is an executive in an MNC and frequently out of the town in connection with their work. Their two children aged 5 and 3 are looked after by the domestic helper. मीन्स घर पे कोई भी नहीं है, जो केयर दी जा रही है वो कौन कर रहा है? डोमेस्टिक हेल्पर। दो बच्चे हैं, 5 साल का, एक 3 साल का। हस्बैंड जो है एग्जेक्टिव है किसी एमएनसी में, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहता है। और रशिका जो जॉइंट सेक्रेटरी है वो 9 बजे अभी भी ऑफिस में, सैटरडे की बात है। At 9:30 p.m., 9:30 हो गए, her superior Mr. Suresh calls her and asks her to prepare a detailed note on an important matter to be discussed in a meeting in ministry. She realized that she will have to work on Sunday to finish the additional task given by her superior. सैटरडे नाइट है, 9:30 हो गए, अभी भी ऑफिस में है। सुपीरियर का कॉल आता है, कह रहे भाई ऐसे मिनिस्ट्री के साथ कोई मीटिंग है, उसके लिए एक डिटेल नोट तैयार करना है आपको। अब उसका जो संडे का दिन है वो भी इसी में जाने वाला है। ओके, she reflects how she had looked forward to this posting, had worked long hours for months to achieve it. इस पोजीशन पे आने के लिए उसने बहुत मेहनत की और उसके एक विजन था कि भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। She had kept the welfare of people uppermost in discharging her duties, means commitment full है। She feels that she had not done enough justice to her family and she had not fulfilled her duty in discharging essential social obligation. बट साथ ही साथ वो एक मदर भी है और एक वाइफ भी है। वहां पे ये इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। ओके, उन्होंने प्रॉपर जस्टिस नहीं किया एज अ ड्यूटी, एज अ वाइफ और एज अ मदर। Even as recently as last month, she had to leave her sick child in the nanny's care as she had to work in office. ऐसा भी टाइम आया है कि रिसेंटली कोई काम आया और उनको अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ा, जो बीमार था, ऐसी कंडीशन में। Now she feels that she must draw a line beyond which her personal life should take precedence over her professional responsibility. Means she wants to strike a balance between professional life and personal life. She thinks that there should be a reasonable limit to the work ethics such as punctuality, hard work and dedication to duty and selfless service. उनको लगता है कि जो डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, पंचुअलिटी है, उसमें भी कोई ना कोई लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आंख बंद करके करे जाओ, क्योंकि कोई इंसान है, उसकी एक दूसरी लाइफ भी है जो कि पर्सनल लाइफ है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज ऐसा फील कर रही है, गिल्ट आ रहा उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो एक एज अ मदर ड्यूटी कंप्लीट करनी चाहिए थी वो की नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। डिस्कस द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। एथिकल इश्यूज का क्या मतलब था, मैंने बताया, पहले भी बताया। एथिकल इशू का सिंपल सा मतलब है जब भी कोई भी एथिकल वैल्यू अंडरमाइन हो रही है, इग्नोर हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, वो एथिकल इशू है। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कोई स्पेसिफिक टाइप, जैसे एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा का क्या मतलब है? व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू कंपीटिंग वैल्यू। टू कंपीटिंग मतलब टू पॉजिटिव वैल्यू, दो पॉजिटिव वैल्यू के बीच में आपको चूज करना है। अगर एक को चूज करते हो तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज होती है, दूसरी को चूज करते हो तो पहली कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ओके, तो सबसे पहली कौन सी है? पर्सनल ड्यूटी वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी, और आप इसको वर्क लाइफ बैलेंस भी कह सकते हो। ओके, अब रशिका के साथ हो क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी के साथ क्या हो रहा है, वो अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी उसको तो 100% फुलफिल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी पर्सनल ड्यूटी है वहां पे वो फेल कर रही है। इवन क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक बार उसका बच्चा बीमार था, उसको भी उसको छोड़ के जाना पड़ा। ओके, तो यहाँ पे एथिकल इशू है प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल ड्यूटी, किसको प्रेफरेंस दे और बैलेंस कैसे लाए। एक को प्रोफेशनल ड्यूटी कंप्लीट करती है तो पर्सनल ड्यूटी खत्म हो जाती है। ओके, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये है एथिकल इशू, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी कह सकते हो आप इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो पर्सनल ड्यूटी वर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी। नेक्स्ट एथिकल इशू है वल्नरेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एट द हैंड ऑफ डोमेस्टिक हेल्पर। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने ये वैल्यू डेवलपमेंट पढ़ा है कि हमारी मदर का, फादर का, टीचर का, हर एक का रोल स्पेसिफाई किया हुआ है। अब इमेजिन करो जिस बच्चे को एक नैनी पाल रही है, डोमेस्टिक हेल्पर वो कर रहा है, पाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ट्रांसफर तो वो भी होगी। अब किस टाइप की वैल्यू ट्रांसफर होगी, अब ये डिबेटेबल है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब डोमेस्टिक हेल्पर का कोई डिप्लोमा तो होता नहीं है, कोई कोर्स होता नहीं है, आपको भी पता है। तो डोमेस्टिक हेल्पर कौन होगा? कोई नॉर्मल सा बंदा ही होगा, गरीब ही होगा जो पैसे ले रहा होगा, या नॉर्मल एवरेज बंदा होगा।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज का भी पॉइंट है कि भाई जो वैल्यू डेवलपमेंट है, जो वैल्यू ट्रांसफर है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किस टाइप की होगी। ओके, दूसरा, इसी में दूसरा, फिजिकल चांसेस की बात करो, चांसेस ऑफ फिजिकल और मेंटल अब्यूज। ओके, ये भी पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट कैसे आएगा, नहीं आएगा, देखो इंडिया में अभी ये चीज स्टार्ट हुई है, ये जो चाइल्ड केयर वाला कल्चर है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। और आप ना ये चीज गूगल करके देखना कि ये जो फिजिकल और मेंटल अब्यूज है बाय नैनी, ये होता है। ओके, तब आपको समझ में आएगा ये एथिकल इशू क्यों है। तो यहाँ पे बच्चों की वल्नरेबिलिटी भी है, क्योंकि उनको देख कौन रहा है, वो नैनी देख रही है, वो डोमेस्टिक हेल्पर देख रहा है। अब वो किस तरह की वैल्यू ट्रांसफर करेगा, मेंटल अब्यूज होगा, फिजिकल अब्यूज होगा, कोई किसी को नहीं पता, चांसेस है लेकिन। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल इशू है। वर्क कल्चर एथिक्स। अब इससे एक चीज तो क्लियरली शो हो रही है कि बड़ा टॉक्सिक वर्क कल्चर है। टॉक्सिक इन द सेंस के ओवरबर्डन किया जा रहा है। वो बेचारी 9 बजे तक काम कर रही है, 9:30 बजे फिर बॉस का फोन आ गया, संडे फिर ऑक्यूपाइड है। ये कोई लाइफ है? आपकी पर्सनल लाइफ भी तो होती है कोई, जहाँ पे वो ऑलरेडी गिल्ट फील कर रही है। अब इंसान को आप जितने पैसे दे रहे हो उसी के बदले में उतना काम लो ना, यही मैनुअल कार्ड ने कहा है। यू कैन नॉट यूज ह्यूमन मेयरली एज एन ऑब्जेक्ट, ये लाइन है। ओके, और यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। अगर वर्कलोड ज्यादा है, इसका मतलब एक एम्प्लॉय की जरूरत ज्यादा है, या ये होगा आप उसको हायर करो। नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, काम को शिफ्ट करो किसी और के ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज डेफिनेटली शो करती है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं है। ओके, वंस इन अ वाइल चलता है कि भाई कोई इमरजेंसी है आप करवा दो, महीने 2 हफ्ते में कोई ऐसा हुआ। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये कर रहे हो तो इसका मतलब वहां का जो वर्क कल्चर एथिक्स है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल इशू है। नेक्स्ट इज एथिकल इगोइज्म वर्सेस एथिकल ऑल्ट्रुइज्म। एथिकल इगोइज्म का क्या मतलब है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो बिना किसी को हार्म किए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो। ओके, लेकिन किसी को बिना हार्म किए। दूसरी तरफ है एथिकल ऑल्ट्रुइज्म, दूसरों के बारे में सोचना, सेल्फलेसनेस होके काम करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रशिका ने जो अपनी कमिटमेंट है, ड्यूटी है, प्रोफेशनल ड्यूटी, उसको कंप्लीट किया है। लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ है, ओके, अब मैं रशिका के जो पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, उनके खुद के बारे में, ना कि ऐसे कि एज अ मदर क्या ड्यूटी होगी, एज अ वाइफ क्या ड्यूटी, नहीं, उनके खुद के बारे में। अब खुद बताओ, इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर जो अभी बात कर रहे थे, तो इतनी एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, ऊपर से अब उनको गिल्ट फील हो रही है कि मैंने अपनी जो एज अ मदर ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, एज अ वाइफ ड्यूटी फुलफिल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम करेगा ना। इतना वर्कलोड है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्थ इशू क्रिएट होंगे। आपको पता है वर्कलोड की वजह से कितने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल इशू है कि दोनों में से किसको चूज किया जाए, खुद के बारे में सोचे या दूसरों के बारे में सोचे। देखिए सर, आपकी रिप्लेसमेंट बैठी हुई है, अगर आपको कुछ हुआ, इन केस मान लो आपको कुछ होता है ऑफिस में इन द सेंस मतलब आपसे हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज होती है, आपकी रिप्लेसमेंट है ऑफिस में, लेकिन घर पे आपके बच्चों के लिए मदर की रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी फैमिली जो आपके माँ बाप है उनके लिए आप डॉटर हो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरों के बारे में अच्छा करो, लेकिन ऐसा ना हो ना अपने एक्सपेंस पे करो कि आप खुद मर जाओ, ऐसा इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सेफ्टी इशू। पता नहीं आप मेरी इस चीज से एग्री करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन ये चीज सोचने वाली है। 9:30 बजे बॉस की कॉल आई है, ऑफिस में ही बैठे हैं। अब इसका मतलब करते करते 10 बज जाएंगे उनको निकलते हुए। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी है, उनके पास ऑफिशियल कार होगी, गनमैन होगा, लेकिन हम सबको पता है रात के टाइम कितने क्राइम होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी इशू के चांसेस है ना। मेरे ख्याल से आप इस चीज से एग्री करोगे, अगर नहीं करते तो प्लीज मुझे लॉजिक देके बताना कि क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से तो है सेफ्टी इशू, वुमेन सेफ्टी इशू यहाँ पे है, क्योंकि लेट नाइट घर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब एटलीस्ट 4 लॉज। 4 लॉज मतलब मिनिमम 4 तो बताने, 4 से ज्यादा भी बता सकते हो अगर आपको याद है। दैट हैव बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग अ हेल्दी सेफ इक्विटेबल वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर वुमेन। अब हिंट यहीं पे, हेल्दी सेफ इक्विटेबल, सेफ्टी से रिलेटेड कौन सा हमें याद है, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। अब इसके इंपॉर्टेंट क्लोज क्या कौन कौन से थे, एक तो इसमें डिफाइन किया भाई सेक्सुअल हैरासमेंट किस टाइप की हो सकती है, कि भाई सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, इस टाइप का। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट क्लोज है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय है, वहां पे एक कंप्लेंट जो इंटरनल कमेटी बनानी पड़ेगी, जहां पे कंप्लेंट की जा सकती है, फिर उस कमेटी को इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इतना डिस्क्राइब कर दो, मोर देन सफिशिएंट है।
नेक्स्ट इज मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसके इंपॉर्टेंट क्लोज कौन कौन से हैं कि जो वुमेन है पेड लीव ले सकते हैं 26 हफ्तों तक और प्रेगनेंसी से पहले 8 हफ्तों तक। ओके, इसके अलावा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं वहां पे क्रैच खोलनी पड़ेगी और एक वुमेन है वहां पे डेली 4 बार उस क्रैच को विजिट कर सकती है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्लोज है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 थर्ड लॉ, ये क्या बात करता है भाई? इट एंश्योर जेंडर पैरिटी इन सैलरी एंड रिक्रूटमेंट। दोनों में इक्वालिटी, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, दोनों को लिया जाएगा। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं इक्विटेबल वर्क की बात करता है। इसके अलावा जो कुछ स्टेट है अगर आपको पता हो जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये रिजर्वेशन भी देता है रिक्रूटमेंट में। दो ये रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से, लेकिन ऐसा होता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इट हाईलाइट्स वुमेन्स हेल्थ एंड सेफ्टी। कैसे? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लोज हैं, जैसे एक तो है कि जो वुमेन है नाइट शिफ्ट में नहीं रह सकती, 6 AM टू 7 PM के बीच में ही काम कर सकती है। और जो इंपॉर्टेंट क्लोज है जैसे छोटे छोटे हैं वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड के भाई प्रिस्क्राइब लिमिट तक ही वो वेट उठा सकते हैं, उससे ज्यादा आप उनको कह नहीं सकते वेट उठाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे क्लोज हैं जो वुमेन की सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड है। ओके, ये तो हुए हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्लोज वुमेन की सेफ्टी से, हेल्थ से रिलेटेड और इक्विटेबल वर्क से रिलेटेड। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इमेजिन यू आर इन अ सिमिलर सिचुएशन, व्हाट सजेशन वुड यू मेक टू मिटिगेट सच वर्किंग कंडीशन। अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो तो कैसे इस प्रॉब्लम को दूर करोगे, ऐसे सजेशन दो। तो सबसे पहला सजेशन तो होगा टॉक टू अ सुपीरियर। जो सुपीरियर है उसी से बात करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा सर वर्कलोड चैलेंजेस क्या क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही है इस काम की वजह से। मैं प्रोफेशनल ड्यूटी को करने से मना नहीं कर रही, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। क्वेश्चन में बात बोल रही है, जो बोल रही है कि रशिका को लग रहा है कि नहीं हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, और वो बिल्कुल सही है। तो ये चीज कन्वे करनी पड़ेगी अपने सुपीरियर को बड़े पोलाइटली मैनर में। लेट मी टेल यू, बड़े पोलाइटली मैनर में उनको समझाना पड़ेगा, सर देखो मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है, मैं हर टाइम आपको डिवोट नहीं कर सकती, आपको काम को डिवोट नहीं कर सकती, मेरी भी पर्सनल लाइफ है जो मेरे को हेल्थ के वाइज से भी इफेक्ट कर रही है और फैमिली की ड्यूटी के हिसाब से भी इफेक्ट कर रही है। वर्क फ्रॉम होम, देखो वर्क फ्रॉम होम डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर पॉसिबल है कि घर से काम हो सकता है तो वुमेन को इमरजेंसी सिचुएशन में ये ऑप्शन दे दिया जाना चाहिए कि सर आप घर से काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, चंद्रचूड़ जी का आया था अभी सीजीआई। उन्होंने कहा कि जब लड़कियां मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती हैं तो वो क्या करती है भाई, अपनी जो कलीग है जो उनसे जूनियर है उनको कहते हैं आप घर से काम करो, क्योंकि जो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है वैसे ही बहुत ज्यादा पेनफुल वो होता है, स्टिल आप लीव नहीं ले सकते, घर रह के काम करो। ओके, तो ये ऑप्शन क्यों ना इनको भी दिया जाए। वो तो चलो सीजीआई की हमारी डिस्क्रिशनरी पावर लगा लो, जो मर्जी लगा लो, वो ऑप्शन दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो ये ऑप्शन हम वुमेन को भी तो दे सकते हैं कि भाई इन केस आपको कोई इमरजेंसी फैमिली रिलेटेड, क्योंकि इनको ट्रिपल बर्डन बोला जाता है सर इसका, कि घर भी चलाना है, घर का काम देखना है, हाउस होल्ड कोर करने हैं, जॉब भी करनी है। ओके, तो ये ऑप्शन स्पेशली वुमेन के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि इनकेस अगर आपको इमरजेंसी हो आप वर्क फ्रॉम होम बोल दो और आप घर बैठ के काम करो ताकि वो बच्चों को भी देख सके। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ वर्कलोड। देखो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जॉब करता था तो कभी कभी इमरजेंसी में जैसे किसी को शिफ्ट होती थी हमारी, तो ऐसा होता था कि मेरे सीनियर को अगर घर जाना होता था तो मैं उसकी नाइट शिफ्ट लगा लेता था और वो मेरी डे शिफ्ट लगा लेता था। ओके, तो इसमें क्या किया हमने, सिर्फ स्विच किया शिफ्ट, नथिंग एल्स। ऐसा ही काम हम डिफ्यूजन ऑफ वर्कलोड में कर सकते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी है तो क्यों ना ये काम किसी अपने कलीग को दे दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए, ताकि उस इंसान को जो दूसरा बिजी है उसको कुछ टाइम मिल जाए। ये भी तो ऑप्शन है हमारे पास, एक एज अ टीम काम करे। ओके, और हर बार ऐसा नहीं है कि इन्हीं को काम दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ये काम किसी और को दिया जाए, कभी कभी इनको कभी इसको, तो डिफ्यूजन हो गया है तो इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ये है डिफ्यूजन ऑफ वर्कलोड। सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, इसका क्या मतलब है सर? देखो जब आप घर पे हो, ओके, आप अपनी फैमिली के साथ हो, अगर आपका कोई ऑफिस से ईमेल आ रहा है, फोन आ रहा है, उसको अवॉइड करो। अगर आता है तो साफ बोल दो भाई मैं नहीं करूंगा। ये होता है सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। जनरली क्या होता है, जो बॉस होता है वो इस चीज को नोटिस नहीं करता या अवॉइड करता रहता है, आपको उसको क्लियरली कट बताना पड़ता है कि सर इस टाइम मैं अवॉइड करूंगा, और आप अवॉइड करोगे वो समझ जाएगा भाई ये घर पे है, ये नहीं उठाने वाला है। अगर आप उठाओगे तो काम देता रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बाउंड्री क्लियर करनी पड़ेगी, भाई जब मैं घर पे हूं ना मैं ऑफिस की कॉल्स रिसीव करूंगी, ना कुछ है, ना ईमेल चेक करूंगी, ना मैसेजेस चेक करूंगी। और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं
क्योंकि जो बॉस लोग हैं वो इस चीज में नहीं सुनते हैं, उनका बस ये है कि हाँ काम दे जाओ काम दे जाओ। वो खुद तो एंजॉय करते हैं लेकिन शायद दूसरों को, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज का ये मतलब है। बीइंग अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एरिस्टोटल ने बड़ा अच्छा कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, समझ लो, फैमिली के साथ जुड़ना, वरना आप कमा किसके लिए रहे हो। ओके, तो सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज भी एक ऑप्शन है। पर्सनल केयर, ये चीज मैंने एथिकल इगोइज्म वर्सेस एथिकल ऑल्ट्रिज्म में भी बताई थी। आपको अपने बारे में भी सोचना, अपनी पर्सनल केयर के बारे में भी सोचना है। प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल ड्यूटीज, इसके अलावा आप भी तो हो। जब आप ही नहीं ठीक रहोगे तो कहाँ से प्रोफेशनल ड्यूटी कर पाओगे और कहाँ से आप पर्सनल ड्यूटी कर पाओगे। प्रोफेशनल ड्यूटी में तो आपकी रिप्लेसमेंट है, जैसे ही आप मरे कोई और आ जाएगा, लेकिन पर्सनल ड्यूटी में नहीं है। तो आपका ठीक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अपनी पर्सनल ड्यूटीज कंप्लीट कर पाओ। एक कंसेप्ट है मैम, हेल्थ इज वेल्थ। ओके, जब तक आप खुद ही ठीक नहीं रहोगे तो फायदा क्या है। तो पर्सनल केयर भी अटमोस्ट है। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। चाइल्ड डे केयर फैसिलिटीज, ये गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट खुद ऑफर नहीं कर सकती तो किसी एनजीओ या किसी चाइल्ड केयर फैसिलिटीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकती है। इससे क्या होगा सर, जो वुमेन है, वुमेन जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही है उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी। ओके, देखो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट के अंडर प्राइवेट कंपनी के लिए तो कर दिया है कि जहाँ पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो वहाँ पे क्रैच फैसिलिटी होनी चाहिए। ओके, वुमेन एक दिन में 4 बार मिलने जा सकती है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों नहीं हो सकती, वहां भी तो पॉसिबल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी फ्रीडम तो मिल जाएगी वुमेन को, वो अपने बच्चों को देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, उनको थोड़ी लिबर्टी मिल जाएगी, काम भी कर लेंगी। और कहीं ना कहीं ये वेलफेयर स्टेट का भी काम है। आपको पता है ना, वेलफेयर स्टेट, सिटीजन ने एम्प्लॉय के बारे में भी तो सोचना, आपको अपने प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होएगी। ये भी एक तरीका है कि हम ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में चाइल्ड डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। देखो आंसर बहुत लंबा होता है एथिक्स के, ठीक है, तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखनी और टाइम का भी ध्यान रखना है। ये सारी चीजें करते हुए ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के चक्कर में आप पूरी की पूरी केस स्टडी छोड़ दो। ओके, तो स्पीड भी मेंटेन रखना, और ये आंसर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। इन केस कोई और डाउट हो और आपको लगता है इसमें कुछ एड ऑन हो सकता है, प्लीज लेट मी नो। ओके, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप ऑनलाइन मोड से मुझसे कोचिंग ले सकते हो। एथिक्स कंप्लीट होगा, टोटली कंप्लीट। ओके, इंक्लूडिंग केस स्टडीज, एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू।